बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला का करम आप सब पे होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एडीए पार्ट 2 का सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 का इंग्लिश का पेपर है। इसे आज मैं कंप्लीट इसका एनालिसिस करूँगा, इसका ब्रेक डाउन करूँगा और इसमें हर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक आपको बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी ने आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा है। और ये मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी पास पेपर्स हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, उनको सॉल्यूशन दे चुका हूँ। मॉडर्न एसे है, ओल्ड मैन द सी है, या एसे राइटिंग है, या इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन है, इडियम्स हैं और लेटर और एप्लीकेशन। कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है, सॉल्यूशन के साथ आप उसे देख सकते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है, वो भी मैं कंप्लीट उसका एनालिसिस इससे पहले पेपर का दे चुका हूँ। और इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चों का पेपर है, सिलेबस तीनों का सेम है, तो कोशिश करें उन पेपर से भी आप आगाही लें। इस पेपर में भी जो बातें आपको बताऊंगा उनको भी आप अपने माइंड में रखें। और फिर उसके बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी का आने वाला पेपर है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करूंगा। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको पता है मॉडर्न ऐसे से लिए जाते हैं, 20 मॉडर्न ऐसे हैं आपके कोर्स में। तो वैसे तो मैंने हर मॉडर्न एसे का सिंगल टॉपिक दिया हुआ है, मल्टी आंसर दिया हुआ है, तो वो ओवरऑल सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मल्टी आंसर पे उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हर टॉपिक पे वो सिंगल आंसर तैयार करते हैं। उन बच्चों के लिए बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल नोजिज वर पॉइंटिंग नॉर्थ, हर बंदा जो था वो नॉर्थ की जानिब जा रहा था। राइटर कह रहा है कि ऐसा क्या था, जो क्वेश्चन पूछने वाला है कि हर शख्स नॉर्थ की तरफ सफ़र कर रहा है, हर काफ़िला, हर जो सफ़र है, हर कदम जो है, पूरे हजूम के हजूम जो थे वो नॉर्थ की जानिब जा रहे थे, हर किसी का जो सफ़र था वो नॉर्थ की जानिब था। तो ऐसा क्या होने वाला था नॉर्थ को, इस वाक़े को आपने तफसील से बताना है कि जो सफ़र था उनका वो एक ही जानिब था। ऐसा क्या वाक़या होने वाला था कि लोगों का एक ही जानिब काफ़िला रवा दवा था। दूसरा सवाल है, वाई डज़ द राइटर कंसिडर हिज टेलर इमॉर्टल, अपने टेलर को, दर्जी को वो इमॉर्टल, लाफानी कहते हैं, इमॉर्टल जो कभी ख़त्म नहीं होता। अपने दर्जी को वो इमॉर्टल क्यों कहता है, क्यों कहता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा? क्योंकि अगर इस हिस्से को पढ़ा है तो आपको पता है जो टेलर उसके साथ वक्त गुजारा है उसने, अब उसके साथ रहना, वो समझता था कि ये इंतहाई खुश तबीयत का, खुश वज़ा और इंतहाई सादा और हमेशा हंसे मुस्कुराने वाला, और कभी शायद इसे ज़िंदगी में कोई दुख होगा ही नहीं। लेकिन जब उसकी मौत होती है तो उसे पता चलता है कितना गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा था और कितना मुश्किल से वो उसका रहन सहन था और कितनी उसकी ज़िंदगी जो थी मुश्किलात का शिकार थी। तो राइटर, ये दिमाग पे उसका बड़ा असर होता है कि हम लोगों के साथ तो रह रहे होते हैं, लोगों को हंसता भी देखते हैं, मुस्कुराता भी देखते हैं, हमें लगता है कि वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनका अंदरूनी जो तर्ज होता है, वो अंदर किस तरह फ़ील कर रहे होते हैं, अंदर से उनका क्या कुछ चल रहा होता है, ये अक्सर लोगों का मरने के बाद अया होता है। जिस तरह टेलर का अया हुआ, टेलर का पता चला राइटर को, तो जब उसके मरने के बाद उसकी हकीकत खुली है, तो उसकी हकीकत जो थी वो राइटर के दिमाग में ना मिटने वाले नकूश छोड़ के जाती है। तीसरे सवाल में आरिनी एंड ह्यूमर, तंज और मज़ा ब्यूटी इंडस्ट्री में, इसके बारे में पहले भी आपसे मैं बात कर चुका हूँ। जो इससे पहले पेपर था उसमें भी ब्यूटी इंडस्ट्री का जिक्र था। औरतों की जो एक्स्ट्रा वेजेंट हैबिट है, फजूल खर्ची जो उसके बनाव सिंगार पे करती हैं, उसको उसने बड़े तंज और मज़ाक के साथ बयान किया है। तो इस पूरे ऐसे जो था वो आपको तंज किस जगह पे नज़र आता है, मज़ाक किस जगह पे नज़र आता है, देखा जाए तो ये ऐसे है ही सिंगल इसी टॉपिक पे पूरी का पूरा ऐसे बुनियाद करता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस ऐसे को पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किस जगह पे राइटर ने तंज किया, किस जगह पे उसने मजाक किया है। तो ये ऐसे टोटली बेस करता है आयरनी और ह्यूमर पे ही। इसके बाद है सवाल नंबर 4 है, इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो आल्सो गुड मैनर्स, अगर जो बुरी आदत होती हैं इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस कहते हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, जो दूसरों को मुतासर करती हैं, एक बुरा रवैया किसी के साथ अगर आप अपनाओगे तो मुतासर होगा अगला बंदा भी। जैसे देखें, अगर मैंने किसी को गुस्सा किया, अगला बंदा जो
दूसरे को जाके गुस्सा करेगा, उसका मूड ख़राब होगा, जिसका मूड ख़राब होगा, जिससे भी बात करेगा, वो उसके साथ भी गुस्से से बात करेगा। तो ये एक चेन बनती जाएगी बुरे रवैये की। लेकिन इसी तरह वो कहता है गुड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, अच्छे रवैये भी इन्फेक्शियस होते हैं। आपका मूड अच्छा है, आप बड़ी अच्छी बात करोगे दूसरों से। जब दूसरे से आप अच्छी बात करोगे, तो वो दूसरा भी आगे तीसरे के साथ जाके अच्छी बात करेगा। तो ये बात कहता है राइटर के, अगर हम किसी के साथ बुरा रवैया रखते हैं, तो वो दूसरों को इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम किसी के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, तो वो भी दूसरों को इफ़ेक्ट करेगा। इस बात को आपने डिटेल के साथ बताना था। विच आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड व्हाट आर दियर बेनिफिट्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं और उनके फ़वाइद पे आपने एक नोट लिखना था। मुझे उम्मीद है कि आपको पाँचों क्वेश्चन की समझ लग चुकी होगी। आगे चलते हैं। नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी। जो क्वेश्चन आपको 8 मैंने बताए हुए हैं, मैं सब तो नहीं कहता, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ जो चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह मैक्सिमम आपके पेपर में आएंगी। ये इसमें जो क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, उनमें से कम से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आप देखें, पहला रिलेशनशिप, जो वास्ता था, जो आपस में तल्लुक था सेंटियागो एंड मैनोलिन का। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप देखें इसमें सिंगल टॉपिक कवर नहीं हो सकता, आप देखें ओल्ड मैन और मैनोलिन के बारे में आपने पूरे नावल में जो कुछ भी पढ़ा है, आप इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं किसी एक में। क्वेश्चन ये है कि ओल्ड मैन और सेंटियागो जो बूढ़ा आदमी था, उन दोनों का आपस में क्या तल्लक था, आपस में क्या रिश्ता था, किस तरह एक दूसरे की मदद करते थे, और पूरे नावल में उनका आपस में कैसे तल्लक बना रहा, इसको आपने डिटेल के साथ बताना था। दोनों का आप करेक्टर भी मर्ज कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, डिस्कस। आपने ओल्ड मैन द सी में थीम तो पढ़ा होगा, ये पूरे का पूरा थीम, वैसे तो उसमें डिफरेंट थीम्स आते हैं, लेकिन ये सबसे मेन और इसका सेंट्रल थीम है कि इंसान को तबाह तो किया जा सकता है, लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती। अगर आप ओल्ड मैन द सी की पूरी कहानी जानते हैं, तो आपको पता है इंसान कभी शिकस्त नहीं तस्लीम कर सकता। ओल्ड मैन जो सेंटियागो था, उसने ये करके दिखाया। 3 दिन तक वो लड़ता रहा। पहले तो देखिए 85th डे में फिर जाना उसका, 84 डेज वो नाकाम लौटा, फिर 85th फिर तैयार हुआ। इसका मतलब है वो शिकस्त नहीं खा सकता। 85th डे में फिर जाना, फिर उसका 3 दिन तक मछली के साथ लड़ना। 3 दिन तक, पहले देखें मछली नहीं कैच होती, फिर उसके 3 दिन तक उसके साथ लड़ता रहता है। 3 दिन तक हार ना मानना, फिर मार्लिन को कैच करना, फिर मार्लिन के साथ जो स्ट्रगल थी उसकी, फिर मार्लिन को आगे लाने में जो शार्क्स का हमला था। तो इस सब में देखें आखिर दम तक, आखिरी जो उसका टुकड़ा था उसको बचाने तक वो शार्क्स के साथ लड़ता रहा। इसका मतलब ये है कि इंसान को आप तबाह तो कर सकते हैं, लेकिन इंसान शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता। इसमें ओल्ड मैन की स्ट्रगल जो मार्लिन के साथ थी, फिर शार्क्स के साथ थी, वो अपनी फ़ाइट तो पड़ी होगी। मार्लिन के साथ उसकी फ़ाइट कैसी थी, शार्क्स के साथ उसकी फ़ाइट कैसी थी, आप अगर वो भी लिखते हो इसमें, तो मुकम्मल तौर पे आपके आंसर में फिट आएगा। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि डिस्कस ओल्ड मैन एंड द सी एज अ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी वो होता है कि जिसमें ऐसी कहानी दुख मिले आपको, वो कहानी जिससे आपको सैडनेस, उदासी मिले। तो आपको किस किस जगह पे लगता है कि ये कहानी दुखी है, उस पॉइंट को आप देखें। पूरी कहानी आपके सामने है, आप इस पूरी कहानी को लाजमी जानें। जो बच्चे नया पेपर देने वाले हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस किस जगह पे आपको ये कहानी दुखिया लगती है। आप इन शॉर्ट इसकी पूरी स्टोरी जो थी, जो कुछ आपने क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, उनको आप देखें कि किस किस जगह पे आपको ये कहानी दुखिया लगती है, किस किस जगह पे आपको ओल्ड मैन स्ट्रगल करता नज़र आता है। स्ट्रगल के बाद उसके पास उसके कुछ भी नहीं मिलता। पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे डिस्कस कर सकते हैं कि जो जितनी भी स्ट्रगल उसने की, जितना भी उसने एफर्ट की, जितना भी वो लड़ा, और आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं आया। तो ये सारे पॉइंट्स आपने वो निकालने हैं जिससे आपको ये कहानी ट्रेजिडी लगती है। अब देख ले कि जो क्वेश्चन भी आपने तैयार करने हैं, आपने आंसर उन्हीं के अंदर से ही पिक करने हैं। जो भी आपने 7-8 क्वेश्चन तैयार किए, 5 तैयार किए हैं, उन्हीं के अंदर से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। बस आपने वो पॉइंट उन्हीं के अंदर से पिक करके अपनी कहानी लिखनी है। फिर उसके बाद है सेंटियागो ड्रीम्स अबाउट लायंस। शेरों के बारे में ख्वाब देखता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स पे क्वेश्चन मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। ख्वाब उससे आते हैं तो ख्वाब की क्या अहमियत है, किस तरह के ख्वाब देखता है। उन्हीं ख्वाबों में वो शेरों को भी देखता है। शेर आपको पता है बहादुरी की लामत होते हैं।
अब ये वो ख्वाब तब देखता है जब कभी भी वो ट्रबल में होता है, जब कभी भी वो मुश्किल में होता है, वो आराम करता है, उसकी आँख लगती है और वो ख्वाब देखता है। अपनी मेमोरीज़ के सहारे वो स्ट्रेंथ हासिल करता है, वो करेज हासिल करता है, हौसला लेता है इन्हीं ख्वाबों के सहारे। अब ख्वाब में उसे शेर नज़र आते हैं तो शेर बहादुरी की अलामत होते हैं। शेरों को देखना इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर ताकत महसूस करता है, अपने अंदर बहादुरी महसूस करता है और वो बहादुरी मार्लिन के ख़िलाफ़ जब फ़ाइट हो रही होती है वहाँ पे दिखाता है, शार्क्स के ख़िलाफ़ लड़ रहा होता है वहाँ पे दिखाता है। तो ये उसकी इम्पोर्टेंस आपने बतानी है। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स एंड मेमोरीज़ पे क्वेश्चन मौजूद है, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल भी पता चल जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नो वन शुड बी अलोन इन द ओल्ड एज से सेंटियागो। देखिए, कोई भी शख्स जो बूढ़ा हो जाए उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। अगर आप इसके जो क्वेश्चन है टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से वो बातें करता है। बूढ़ा आदमी देखें, उसे कोई ना कोई लाजमी चाहिए होता है कंपनी देने के लिए। अगर बूढ़ा आदमी अकेला होता है तो वो बड़ा अकेलापन महसूस करता है। जब भी वो एक समंदर में अकेलेपन को महसूस करता है, वो मैनुलिन को याद करता है, फिर वो फिश से बातें करता है, फिर वो शार्क से वो फाइट करना शुरू कर देता है। शार्क्स को तरह तरह की बातें करता है। मार्लिन से जब लड़ रहा होता है तो मार्लिन को तरह की बातें करता है। अकेला होता है तो अकेला कुछ और कहता रहता है। मतलब ओल्ड मैन को कंपनी के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। जब कंपनी के लिए कोई नहीं मिलता तो वो बातें करना शुरू करता है। यही सारा कुछ अगर आप टॉकिंग टू हिमसेल्फ में देखें, ओल्ड मैन क्यों बातें करता है, वो भी अपने आप से। क्यों? क्योंकि उसे कंपनी की ज़रूरत होती है। तो टॉकिंग टू हिमसेल्फ के क्वेश्चन को आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ओल्ड मैन को कंपनी की ज़रूरत है, मैंने इनको बेशुमार दफ़ा याद करता है, वो मार्लिन के साथ बातें करता है, शार्क्स के साथ फ़ाइट के दौरान वो मुख्तलिफ़ तरह के जुमले कहता है। ये सब कुछ वो स्ट्रेंथ अपने आप को देने के लिए, अपने आप को कंपनी देने के लिए वो ऐसी बातें करता है। ऐसा क्यों है वो उसमें आप उसकी डिटेल में बता सकते हैं कि ओल्ड मैन को कंपनी की ज़रूरत है और वो कंपनी अपने आप से बातें करके, मैनुलिन को याद करके, मार्लिन के साथ फ़ाइट करके और जो शार्क्स के साथ फ़ाइट करने के दौरान जुमले कहता है, अपने आप को कंपनी, अपने आप को सहारा, अपने आप को हौसला देने के लिए वो सब कुछ करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये नावल के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ भी लग चुके होंगे। ओल्ड मैन एंड द सी पे 8 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, इसके अलावा 3 मल्टी आंसर भी अपलोड कर रखे हैं। इंशाल्लाह अगर आप वो तैयार करते हैं, हर किस्म के सवाल आपको उन्हीं के अंदर से फिट हो जाएंगे, उन्हीं के अंदर से आपने मर्ज करना है। आपका क्वेश्चन जो है उन्हीं के अंदर से सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे अगर आप ऐसे देखें, इनके टॉपिक्स में जो सबसे पहला ऐसे आपका यही सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मल्टी टॉपिक ऐसे बताया, पॉजिटिव 100% अगर किसी बच्चे ने लिखा है तो बिल्कुल एक्यूरेट और आपको अच्छे से अच्छे नंबर देने वाला है। पॉजिटिव ऐसे आपने याद रखना है हर वो चीज़ जो माशरे के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बून और बेन, बून फ़ायदेमंद भी है, बेन नुकसान भी है। तो जो भी पॉजिटिव चीज़ होती है, जो जिस तरह देखिए साइंस है, जिस तरह देखिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, हर वो चीज़ जो फ़ायदा देती है, जो यूथ के लिए, जो आने वाली नस्ल के लिए, जो आज के ज़माने के लिए फ़ायदेमंद होती है, उसके कुछ नुकसानात भी है, लेकिन फ़ायदे उसके ज़्यादा होंगे। नुकसानात इस तरह हैं कि अगर हम उसका पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम उसका नेगेटिव यूज़ करेंगे तो इसका नुकसान होगा। तो इस पे आपने एक डिटेल से जो ऐसे लिखना है, पॉजिटिव ऐसे और नेगेटिव ऐसे। आपको मैंने टोटल 11 ऐसे बताए थे, 11 में भी शार्ट करके आपको 4 बताए थे। अगर आप वो 4 भी कवर करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। बाकी इन ऐसे को आप देख लें, अगर कोई बच्चा तैयार कर सकता है तो ऑलरेडी अपलोड तो कर रखे हैं, अगर कोई टॉपिक मिसिंग होगा आप मुझे बताएंगे, मैं वो टॉपिक भी अपलोड कर दूंगा। बाकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, कुरेक्शन और ईडियम्स का, आप इन कुरेक्शन को 60 रूल्स की वीडियो अपलोड कर रखी है। मोस्टली ये 10 कुरेक्शन में से 7 to 8 कुरेक्शन उन्हीं में से रिपीट हो गई थी। मैं आपको इसके जो कुरेक्शन है वो बता देता हूँ, आप इनकी कुरेक्शन देख लीजिए। अगर कोई आपको लगता है कि मुझे नहीं आती, इसके जो राइट आंसर है आप उन्हें हाईलाइट कर लें। सबसे पहली करेक्शन है, ही बॉट सम स्टेशनरीज। स्टेशनरीज जो है ये प्लूरल में नहीं आता, स्टेशनरीज का राइट आंसर होगा। आर के बाद IES नहीं होगा, वाई लगाना है। द मैन इज़ माई ब्रदर हु इज़ सिटिंग देयर। अच्छा, इसमें जो सीक्वेंस है वो आपने रखना है, द मैन के साथ ही आपने हु लगाना है कि जिसका तल्लक है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये हमेशा जो नाउन है उसी के साथ आता है। द मैन
हु इज़ सिटिंग देयर इज़ माई ब्रदर। इस तरह सीक्वेंस इसका ठीक हो जाएगा। आगे है हाशिम इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट। इज़ आ बेस्ट नहीं, इज़ द बेस्ट स्टूडेंट होगा। मैं इसके रूल्स जो हैं ऑलरेडी 60 रूल्स अपलोड कर चुका हूँ, आप उसमें सीख सकते हैं। बाकी अगर इसमें भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मुझे बताइएगा, मैं इसको विद रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। माई टीचर इज़ अ ऑनेस्ट मैन। आ नहीं एन आएगा यहाँ पे। माई टीचर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही हैज़ कम हेयर येस्टरडे। ही हैज़ कम नहीं, ही केम हेयर येस्टरडे। हैज़ और कम दोनों को रिमूव करना है। छठा है द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। स्वीटली नहीं, यहाँ पे स्वीट होगा, एल वाई इसके साथ नहीं आएगा। आई एम कॉन्फिडेंट टू गेट द फर्स्ट पोजिशन। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग द फर्स्ट पोजिशन। टू गेट के बजाय ऑफ गेटिंग हो जाएगा। द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड ऑन। ऑपरेटेड के साथ ऑन लगाना है प्रेपोजिशन। बोथ नासर एज वेल एज हसन आर हैप्पी। अब बोथ नासर एज वेल एज को आपने काट के एंड लगाना है। बोथ नासिर एंड हसन आर हैप्पी। वी ऑल डिड नॉट गो। वी ऑल डिड नॉट गो, इसको कुरेक्शन में आपने नन ऑफ अस, ठीक है, NONE, नन ऑफ अस वेंट, WENT, नन ऑफ अस वेंट, ये सेंटेंस की कुरेक्शन होगी। बाकी इसके रूल्स की एक्सप्लेनेशन अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको सिंगल रूल को एक्सप्लेन भी करूँगा। ईडियम्स की बात करूँ तो 250 ईडियम्स विद ट्रांसलेशन मैंने अपलोड कर रखे हैं और इंशाल्लाह ताला आपका हर पेपर उन्हीं के अंदर से अटैम्प्ट हो जाएगा। इस पेपर में भी टोटली 10 में से 8 ईडियम्स आपके उन्हीं 250 से रिपीट हुए हैं। बाकी जो न्यू लगेगा आपको, मैं आपको उसकी मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि हर बच्चे ने इसे अटैम्प्ट किया होगा तो डिफरेंट वे से अटैम्प्ट किया होगा। आपको मैं मीनिंग बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने इसे अटैम्प्ट किया है या आप इसे अटैम्प्ट करेंगे तो क्या सेंटेंस इसका ठीक हो सकते हैं। जिन बच्चों ने इसे अटैम्प्ट किया है वो इसे आइडिया लगा ले। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक इसे अटैम्प्ट नहीं किया, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं सोल्यूशन इसका लिख के भी अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला आइडियम है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बेरहमी से मारना। मैं आपको इसका सिर्फ मतलब बताऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसे अटैम्प्ट किया तो किस सेंस में अटैम्प्ट किया है। बून कंपेनियन, बून को अगर आप देखें ना तो ये ऐसे में भी आप देख सकते हैं, ये बून, बून और बेन, फ़ायदामंद और नुकसान। तो बून कंपेनियन का मतलब वो शख्स जो फ़ायदा दे आपको, जो आपका जिगरी दोस्त होता है, जो आपका पक्का दोस्त होता है। आप इसे किसी सेंस में भी अली इज़ माई बून कंपेनियन, अगर अच्छा सेंस होगा आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि मैं सेंटेंस को बनाऊँ, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। फेयर प्ले, मुनसिफाना रवैया, बराबरी का जो सलूक होता है उसे कहते हैं। आई वाश, नज़र का धोखा, ये भी सेंटेंस के अंदर से रिपीटेड है। अ डक इन अ थंडर स्टॉर्म, वो बत्तख जो तूफान में भी अपनी जगह पे बरकरार रहती है। इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो हर तरह की मुसीबतों के बाद भी साबित कदम रहता है, जो हर तरह के नासाज हालात जो होते हैं, बुरे हालात के बावजूद साबित कदम जो रहता है, उस शख्स के लिए अ डक इन अ थंडर स्टॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक्लीज हिल, एक्लीज हिल कमज़ोरी, कमज़ोरी का मतलब ये है कि वो चीज़ जो आपकी कमज़ोरी हो। जिस तरह एक बच्चा जो है ये माँ की या बाप की कमज़ोरी होता है, एक बच्चा जो है एक्लीज हिल है माँ के लिए, ये होती है कमज़ोरी। तो एक्लीज हिल का मतलब कमज़ोरी है, किसी शख्स की कमज़ोरी। एक्ट अप टू, एक्ट अप टू मतलब एक्ट ऑन, अमल करना, किसी बात को पूरा करना। एक्ट ऑन भी होता है, एक्ट अप टू भी होता है, इन दोनों का मतलब सेम है। ब्रिंग फॉर्थ कहते हैं पैदा करने को, जैसे द ट्रीज विल ब्रिंग फॉर्थ न्यू लीव्स, जो दरख्त हैं वो नए पत्ते पैदा करेंगे, नए पत्ते उगाएंगे, तो वो ये ब्रिंग फॉर्थ है। इसके अलावा डू अप, डू अप किसी चीज़ को डेकोरेट करना होता है, किसी चीज़ को बांधने के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बटन बांधना होता है, लेकिन इसे डेकोरेट के सेंस सजाने के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। कॉल फॉर कहते हैं किसी चीज़ को तलब करना, तकाजा करना, किसी चीज़ को मांग करना, किसी चीज़ की तकाजे करने के सेंस में इसे रिपीट करते हैं। मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने इसे अटैम्प्ट किया है उन्होंने इसे अच्छा अटैम्प्ट किया होगा।
पेपर ओवरऑल बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन इंक्रोचमेंट इन योर टाउन। इंक्रोचमेंट कहते हैं मुदाखलत को। अब किसी भी डिपार्टमेंट की मुदाखलत हो सकती है, कोई भी आप फर्जी ले सकती है, तो वो डिपार्टमेंट आपके काम में, आपके शहर में आके बेजा मुदाखलत करता है, तो आपने जो एडिटर है न्यूज़पेपर का, उसको आपने ये ख़त लिखना है। ये कंप्लेन के तौर पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपकी कंप्लेन है कि ये फ़लाँ जो इदारा है ये हमारे काम में मुदाखलत कर रहा है, तो एडिटर को ख़त लिख के आपने आगाह करना है। और लास्ट वाला सबसे आसान, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट होने वाली जॉब एप्लीकेशन है। एज अ टीचर आपने जॉब एप्लीकेशन देनी है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को। तो जो भी डेजिग्नेशन है इसको आप ख़ास तौर पे ध्यान में रखा करें। बाकी जिन बच्चों ने भी इसे अटैम्प्ट करना है, अभी लेटर और एप्लीकेशन दोनों के मेथड आप सीखें। दोनों अपलोडेड है, लेटर अलग से अपलोड किए हैं, एप्लीकेशन अलग से अपलोड किए हैं। टोटल 8 लेटर्स हैं और राउंड अबाउट 10 एप्लीकेशंस हैं। इंशाल्लाह आप दोनों तैयार करें, आपका पेपर, मुझे 100% उम्मीद है कि जो चीज़ें आपके लिए अपलोड कर रखी हैं आप उन्हें सुनेंगे, आप उन्हें प्रिपेयर करेंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छे नंबरों से अटैम्प्ट हो जाएगा। बाकी जिन बच्चों ने इसे अटैम्प्ट किया है उनके लिए नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएं, और जो बच्चे इसे आगे अटैम्प्ट करेंगे आप सब के लिए भी बेस्ट विशेज़। हर एक चीज़ को कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी डिटेल के साथ, पूरी वजाहत के साथ, इंतहाई आसान अल्फाज में आप तक पहुँचाऊँ। बाकी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में मदद की ज़रूरत होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएं। यूट्यूब की बायो से आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जो आपको गाइडलाइन सही हुई, जो मेरे हाथ तक इल्म हुआ, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पहुंचाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट्स के भी गैस अपलोडेड है। जो भी बच्चा रिक्वेस्ट करता है कोशिश करता हूँ हर रेलिवेंट टीचर से उसे परचेज़ करके आप तक शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो, आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।